हाँ तो बच्चों, मॉर्निंग। कल हम लोग प्रकाश का डेफिनेशन देखे थे, डेफिनेशन ऑफ लाइट देखे थे। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाले थे कि धार्मिक ग्रंथों ऋग्वेद के अनुसार प्रकाश सत्य है। दूसरा निष्कर्ष निकला था कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो दृष्टि संवेदना प्रदान करता है या दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइटेड आवर सेंसेशन ऑफ विजन, प्रोवाइड्स द पावर टू लुकिंग टू ऑब्जेक्ट्स। या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और या कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। हम लोग परावर्तन को समझना चाहते हैं ऑप्टिक्स में। 12th क्लास में सेकेंड ईयर में आपको पहला चैप्टर परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या है? कोई व्यक्ति किसी माध्यम में गति करते हुए जा रहा है, रास्ते में कोई अवरोध मिला तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी वेग से लौटता है। When a body is moving with a speed in a medium and a restriction comes at the path of that person, then it be back. If it be back with same speed in the same medium, then it means reflection. जैसे गेंद लेते हैं, फेंकते हैं हवा में, दीवार पर अवरोध आया, दीवार से वो फिर हवा में आया, उसी वेग से आ गया, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे हम कहीं खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हैं तो कुछ समय बाद हमारी ही ध्वनि हमें सुनाई देती है। कहीं जंगल हो, बड़ा मकान हो, उससे रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि हमारा साउंड जो है वो आगे जाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट आई, तो उसने क्या किया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, फिर उसी स्पीड से बैक कर गया। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी तरह से प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश यदि किसी मीडियम में मूव कर रहा हो, गति कर रहा हो, और उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो वह पुनः उसी स्पीड से, अगर कोई पारदर्शी माध्यम परावर्तक तल आता है उसके रिस्ट्रिक्शन के रूप में, तो वह उसी माध्यम में उसी स्पीड से बैक होता है, या किसी अन्य दिशा में उसी स्पीड से उसी माध्यम में निकलता है। इसको परावर्तन कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसमें अगर कोई परावर्तक तल आया तो पुनः उसी स्पीड से उसी माध्यम में लौटना ही परावर्तन है। तो अब यहां देखते हैं, जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं एक समतल दर्पण में, जिसमें एक ग्लास शीट होता है और पीछे पेंट कर दिया जाता है, कलई सिल्वरिंग कर दिया जाता है, जिसमें डेली हम लोग चेहरा देखते हैं। अगर उसे हम लोग ऐसे ले ले, यहां से लाइट जाए, ऐसे निकले, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ये कलाई वाला पार्ट है, समतल दर्पण है, यहां से कोई किरण आ रही है और आई तो ये तो इधर जाना चाहती थी, एयर में आ रही थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन रिस्ट्रिक्शन मिला, फिर ये इधर ही लौट गई। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तक तल क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स टू लाइट। वह तल जो प्रकाश को परावर्तित करता है। कैसा तल? वो ग्लास हो सकता है, रजत यानी सिल्वर ग्लास हो सकता है, जैसे आप रोज चेहरा देखते हैं, या ये जो दीवार दिख रहे हैं इसी को काफी अच्छा पेंट कर दिया जाए, लाइटेड बना दिया जाए, स्मूथ, तो ये भी लाइट का रिफ्लेक्शन करने लगेगा और ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा।
कोई चमकदार सतह भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। सवाल है, तो इस पे जो है दो नियम हम लोग देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। पहले की कक्षाओं में ही पढ़े हैं परावर्तन के नियम। ये परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। वे कौन कौन से नियम होते हैं? तो मान लेते हैं कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि आपका दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं, और इधर से आप टॉर्च की लाइट को भेजते हैं, तो ये आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंस रे। और आपतित किरण इस परावर्तक यानी ये जो दर्पण है इसके परावर्तक सतह जो है इसके किसी बिंदु जहां पे टकराती है वो पॉइंट P हुआ, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, और यहां से टकरा करके जो किरण चलेगी वो हुई परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे। तो और यदि आप इस मिरर पर सीधे नॉर्मल इस दर्पण के तल से इससे 90 डिग्री का कोण बना के किरण को भेजते हैं, तो ये सीधे, जैसे ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ऊपर से लाइट भेजते हैं तो सीधे नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला नियम है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, incidence ray, reflecting ray and the normal drawn at point of incidence thrice are situated at the same plane। और ये आपतित किरण और ये जो अभिलंब है नॉर्मल, उसके बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आइस इंसिडेंस होता है। और ये परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच बना एंगल जो है वो R यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंसिडेंस I, और द एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Then the first law is incidence ray, reflecting ray and normal drawn at point of incidence thrice are situated at same plane, same point। और दूसरा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के परिमाण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन are to be equal in magnitude to each other। तो ये हुआ परावर्तन का नियम। ये दो परावर्तन होते हैं। सवाल है कि दर्पण क्या है? व्हाट इज मिरर? दर्पण परावर्तक तल ही है, लेकिन ऐसा परावर्तक तल जो खास नियमों के अनुसार ही प्रकाश का परावर्तन करता है। Mirror is reflecting surface which reflects to light with some, according to some particular rules, according to law of reflection। तो जैसे ये एक प्लेन हुआ और फिर ये एक प्लेन हुआ, ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुए। तो ये आप ऐसे लाइट भेजते हैं तो ये ऐसे जाता है, और ये फिर ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स टू लाइट। लेकिन अगर आप यहां से लाइट को भेजते हैं और ये लाइट ऐसे चला गया, तो इसमें आप क्या पाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
is not equal to angle of reflection. So both surfaces are reflecting surfaces, but the surface first is mirror, second is not a mirror. क्योंकि इसका शर्त है कि प्रकाश को परावर्तित होना चाहिए और परावर्तन के नियमों के अनुसार होना चाहिए, वो मिरर है। तो ऊपर वाला मिरर है क्योंकि ये प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन नियम का पालन कर रहा है। तो वह परावर्तक तल जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स टू लाइट अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये मिरर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप एक कह सकते हैं कि एक समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। ये क्या है? तो जैसे ये आप देख रहे हैं, बोर्ड की व्यवस्था होगी 2-3 दिन में, तब तक इसी पे काम चलाइए। तो ये ऐसा ही एक पतला चादर शीशे का ले लेंगे और उसके एक साइड पेंट कर देंगे तो वो मिरर हो गया। या सिल्वर को ही खूब अच्छा अगर स्मूथ बना देते हैं तो उसमें भी बड़ा साफ चेहरा दिखता है, वो भी मिरर हो गया। कुछ भी ऐसा जिसमें स्मूथ हो और बस वो रिफ्लेक्ट करे और पालन करे। ये नहीं कि ग्लास है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को और रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार वो मिरर है। तो वो मिरर हो गया प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर हो गया, ऐसे इसको दिखा देंगे कि ये कांच की एक पट्टी है और उसके एक साइड में हम ये कर दिए। नंबर 2, दूसरा हम मान सकते हैं क्या? तो इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्यों इसका नाम है? तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये उत्तल और अवतल दर्पण क्या है? तो आप जानते हैं कि वो दर्पण जिसका परावर्तक तल धसा हुआ हो, अवतल है, उभरा हुआ हो, वो उत्तल है। कुछ ऐसा डेफिनेशन देंगे कि ये भी पता चल जाए कि वो बना कैसे है और हम लोग बना सके डेफिनेशन से। हम आप लोगों को मिरर दिखाएंगे भी, एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे, किस अवस्था में कैसे, कहां इमेज बनाएगा। आपको उसका वीडियो भी भेजा जाएगा एक्सपेरिमेंट करके। तो स्फेरिकल मिरर मान लीजिए कि ये क्या है? ये एक गोला है। इट इज ए स्फीयर ऑफ ग्लास एज फुटबॉल विच इज ए हॉलो स्फीयर। ये खोखला गोला है कांच का। अब इसका क्या करते हैं कि इसका एक पार्ट काट देते हैं यहां से, तो ये कैसे आया? ऐसे। अब इसके इनर पार्ट को, इंटरनल पार्ट को पेंट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से होगा? आउटर पार्ट से, बाहरी पार्ट से। इसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। यानी द कटेड पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर which inner part is painted and reflection of light is to be due to outer part called convex mirror। और सिंपली आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, the cutted part of a hollow sphere which outer part is painted and reflection of light is to be due to internal part is concave mirror। तो सीधा है कि अगर ये एक स्फीयर हो, उसका एक पार्ट काट दें, उसका एक ये पार्ट काट दें और उसका अगर इंटरनल पार्ट पेंट कर दें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आउटर पार्ट से हो तो ये कन्वेक्स है। और यदि इसका आउटर पार्ट पेंट कर दें और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरनल पार्ट से हो तो वो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। या आप कह सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसका भीतरी सतह कलई कर दिया गया हो और प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता हो, वो उत्तल दर्पण है। या किसी खोखले कांच के गोले से काटा गया वह भाग जिसका बाहरी सतह कलई कर दिया गया हो और प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता हो, ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो ऐसे अब आप इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पार्ट्स
ऑफ मिरर, यानी दर्पण के अंग, दर्पण के अंग या दर्पण के कौन कौन से भाग हैं। तो एक को कह सकते हैं पोल, ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं पहले बताइए। हम देखे होंगे अमीनी में खेत उत मापा जाता है जरीब लेकर, तो एक पॉइंट होता है कि यहां से उठाएंगे, यहां से नापी उठाना है, यहां से नापेंगे खेत। एक पॉइंट गवर्नमेंट बनाई होती है नक्शा में कि आप यहां से नापी कोई पुल या कोई कुआं या कोई खास विशेष पार्टिकुलर प्लेस। तो इसके लिए जहां से जिस पॉइंट से वो मापना शुरू होता है उसे पोल कहते हैं, उसे सेंटर कहते हैं, है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, सेंटर मींस पोल। तो कोई मान लीजिए कि दर्पण है, जैसे ये कौन सा दर्पण है, ये वाला, तो इसका बाहरी भाग कटेड हॉलो स्फीयर का, द कटेड पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर विच आउटर पार्ट इज पेंटेड। तो ये क्या है, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है, पॉइंट पी, इसे पोल कहते हैं, ध्रुव, क्योंकि एवरी डिस्टेंस इन मिरर इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। दर्पण की कोई भी दूरी जो है वो ध्रुव से मापते हैं, अभी आपको बताया गया। तो ये मिडिल पॉइंट होता है, किसी मिरर का मिडिल पॉइंट होता है। दूसरा हम ले सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आप वीडियो को रोक रोक कर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो और मेरे पास कैमरा तो है नहीं, बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मोबाइल से काम चल रहा है, खोज रहे हैं कैमरा वमरा, तो फास्टली इसको चलाया जा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, नहीं रेडियस नहीं, वक्रता केंद्र पहले कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वक्रता केंद्र क्या है ये बताएंगे। आप बताइए, आप क्या किए हैं, आप किए ये हैं कि एक खोखला गोला था, उसमें से एक पार्ट काट दिए हैं और मिरर बना दिए हैं। तो इस गोले का जो सेंटर है, यही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, यहां तो पोल होगा। यानी किसी खोखले कांच, किसी दर्पण का, ऐसे स्पष्ट शब्दों में, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह दर्पण बना है, काटा गया है। रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज the center of that hollow sphere by which the mirror is made, cutted, the mirror is cutted। तो किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह दर्पण बना है या काटा है। और फिर बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है, तो अभी आप क्या देखें कि एक जो मिरर है, एक जो मिरर है, इसमें अभी आप क्या देखे, मिडिल पॉइंट देखे कि वो पोल कहलाता है, मिडिल पॉइंट पोल है। फिर ये सेंटर क्या है, ये। अब इसको मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कल्पना करते हैं कि एक सीधी रेखा है, देखिए कोरोना वायरस का संक्रमण लग रहा है, तो ये जो है, ये किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा है। द वर्चुअल स्ट्रेट लाइन, द इमेजिनरी apparent a straight line which joins pole and center of curvature of a mirror called principal axis। और इसी पे हम लोग बता सकते हैं क्या, तो वक्रता त्रिज्या,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ जो है कर्वेचर ऑफ ए मिरर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोकस क्या है? फोकस, चलिए एक ये कौन सा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मिरर हो गया, इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया मिडिल पॉइंट, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है। अब ऑल इंसिडेंस रेज incoming parallel to principal axis passing through a point of principal axis या cutting at a point of principal axis after reflection through mirror called focus of that mirror। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं या किसी बिंदु से गुजरती हैं उसे उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। और यहां क्या होगा, यहां तो आप देख रहे हैं कि पैरेलल रेज इनकमिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों का क्या होगा इधर तो पेंट है तो ये जा नहीं सकती लग रहा है कि ज्यादा तेजी में बढ़ रहा है इसमें। अब जो है यहां पर ये इधर से आप यहां से इन रिफ्लेक्टेड लाइट्स को देखेंगे तो लगेगा कि ये यहां से आ रही है, तो ये फोकस, तो ये रियल में कट रही है किरणें, रियल में कट रही है और यहां कटती हुई जान पड़ती है वर्चुअल इमेजिनरी। तो अब क्या दे सकते हैं कि किसी ऑल इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू ए मिरर कटिंग एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर और अपीयर सो कॉल्ड फोकस ऑफ दैट मिरर। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। अवतल का फोकस रियल हुआ, वास्तव में वास्तविक हुआ, और उत्तल का काल्पनिक हुआ। इसमें एक पॉइंट फोकल लेंथ को भी हम लोग देख लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ठीक है। तो अभी हम क्या देखें कि एफ सी, पी एफ सी, पी से एफ तक के बीच की दूरी वो फोकल लेंथ है एफ। पी से एफ तक के बीच की दूरी फोकल लेंथ है एफ। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए मिरर कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो उस दर्पण के लिए फोकस दूरी है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे इमेज बनता है। रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो देख सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर
इमेज फॉर्मेशन, यानी प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या है। उन आवश्यक शर्तों में मात्र 4 शर्तों को हम जानेंगे तो इमेज बना सकते हैं। जैसे एक ये कॉन्केव के लिए देख रहे हैं, PFC, फिर PFC, फिर PFC, और फिर यहां भी PFC। अब यहां ये देखना है, अभी आप क्या देखे थे फोकस के डेफिनेशन में कि द इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कटेड एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाने वाली किरण है वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि फोकस से जाने वाली किरण कहां से गुजरेगी? समानांतर। ठीक। और जितना डिग्री का कोण बना के किरण जाएगी उतने डिग्री के ही कोण पे वापस आएगी। ये कौन सा लॉ है? द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखें अभी, और इसको अभी आप कैसे देखे हैं? ऐसे देखे हैं कि जितने डिग्री का कोण बना के यहाँ आएगी उतना ही कोण पे जाएगी। वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। और चौथा है कि सी से जो किरण जाएगी वो उसी दिशा में लौट जाएगी। ऐसा क्यों? ये तो हम लोग को दिख रहा है कि पैरेलल तो फोकस से, फोकस तो पैरेलल, फिर जितना एंगल बना के जाएगी उतना ही एंगल बना के लौटेगी। ऐसा इसलिए कि अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग प्लेन मिरर में देखे कि ये है नॉर्मल, और यहां से आई किरण और ऐसे चली गई। देखिए ऐसे आई आ। तो कोई भी जो एस्फेयर होता है, कोई भी जो गोला होता है, उसका ये सेंटर हो गया। इसको परिधि, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कहते हैं। और इस सेंटर से, या यहां सी लिख देते हैं, सेंटर से जो है परिधि को मिलाने वाली रेखा रेडियस है। तो कोई भी जो रेडियस आप खींचेंगे तो वो जो रेडियस होगा वो इस परिधि पर, पेरीमीटर पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंशियल लाइन है, उस पर लंब होता है। यानी ये कोई गोला है और इस पर आप पेंट कर दिए, तो ये P, ये F, ये C से होकर अगर कोई भी किरण जा रही है तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और आप क्या जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे जो किरण आती है वो 90 डिग्री पे ही चली जाएगी। आपका मिरर ऐसे होगा, जो किरण ऐसे आएगी वो ऐसे ही लौट जाएगी। उसी तरह जो है, जो 90 डिग्री पे ये जा रही है किरण, क्योंकि सेंटर से जा रही है तो त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है? तो ये जो परिधि है उस पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है उस पर लंब है। Radius is always normal at tangential line drawn at circumference। ठीक है। तो अब जो है ये 4 कंडीशंस हुए। अब इस पे हम लोग इमेज बनाना चाहेंगे। जैसे आपसे कोई कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, कहां है ऑब्जेक्ट? PFC। PFC PFC। अब मान लेते हैं कि कोई कहे कि ऑब्जेक्ट एक है यहाँ पे, ये सी से थोड़ा सा, सी की इधर तो इंफिनिटी कहा जाता है,
लेकिन अगर सी से इधर साइड में थोड़ा ना करीब हो ऑब्जेक्ट तो उसे सी और इंफिनिटी के बीच कहा जाता है। यानी ये इंफिनिटी अनंत का मतलब बहुत बाहर, यहां 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 ऑब्जेक्ट रखे तो उसे सी और इंफिनिटी के बीच में ही कहा जा सकता है। इंफिनिटी मतलब इसके फोकस से हजारों गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा कम से कम दूरी होनी चाहिए। अब सी और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो क्या आप पढ़े कि ये किरण पैरेलल जाएगी। मान लीजिए एक मोमबत्ती जला रहे हैं, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, तो यहां से जा रही है किरण पैरेलल, तो वो कहां से आएगी, फोकस से। और एक आप पढ़े हैं कि सी से जाने वाली रे जो है वो सी से ही लौट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब यहां आपका इमेज जो बना वो उल्टा बना, छोटा बना, देखिए रियल बना, क्योंकि वास्तव में किरणें कट रही हैं, रेज आर कटिंग इन रियल। सो यहां जो ये ऑब्जेक्ट है तो इससे जो पैरेलल किरण गई वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आई, और जो सी से गई वो सी से ही चली आई, तो ये रियल में कटा, इसीलिए रियल इमेज बना। और रियल इमेज हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्स देन ऑब्जेक्ट, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा। अब यहां देखते हैं, इसी को कोई दूसरे तरीके से कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि हम ऐसे बनाएंगे, एक किरण यहां से जा रही है, एक किरण यहां से जा रही है, ठीक है, और एक को क्या कर देते हैं कि फोकस से भेज देते हैं तो वो समानांतर हो जाती है। तो फिर क्या बना, सी और एफ के बीच में, वैसे भी बना सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, चार में से कोई दो, यानी आप इसे चार तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे एक कहेगा कि हम ऐसे बनाएंगे, एक सी से जाएगा सी से ही लौटेगा, और एक हम ऐसे बनाएंगे, एक फोकस से जाएगा और पैरेलल लौटेगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चार तरह से खींचते हैं, तो कोई भी आप बना सकते हैं। एक कंडीशन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है कहां हो, इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, एक एक ही बनाते हैं, आपको बताया वैसे आप बनाते जाएंगे। ये पी एफ सी, इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सी, सी पर हो तो क्या होगा, ये पैरेलल जाने वाली जो रे है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो कहां से आएगी, फोकस, और फोकस से जो जाने वाली रे है वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो कहां, तो पैरेलल, तो सी पे ही इमेज बन जाएगा, और वो जो होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, रियल होगा। इसी को आप दूसरे तरह से बना सकते हैं, जैसे ये पी एफ सी, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सी पे है तो एक जितना एंगल बना के गया उतना एंगल पे आया, और एक फोकस से गया तो ये पैरेलल आया, ठीक है। फिर आपसे कहा जा सकता है कि सी और एफ के बीच हो, तो सी और एफ के बीच हो तो क्या होगा, पी एफ सी, यहां ऑब्जेक्ट हो तो पैरेलल जाने वाला रे कहां से आएगा, फोकस से आएगा, ठीक है। और एक देख सकते हैं जितना एंगल पे जा रहा है, या ऐसे भेज सकते हैं कि तो इतना एंगल बना के गया उतना ही एंगल बना के आया, इसको भी दो तीन तरह से आप बना सकते हैं। तो ये सी और इंफिनिटी के बीच आ गया, ठीक है। अब आपसे कहे कि ये एक पे हो तो पी
एफ सी। एक प्रभु तो क्या हो सकता है, पैरेलल जाने वाला फोकस से होकर गुजरेगा और जितना एंगल बना के जाएगा उतना ही एंगल पे गुजरेगा। देख रहे हैं दोनों किरणों के बीच की दूरी घटती जा रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर अनंत पर ये कटेंगे और वहां पर रियल इमेज बनेगा। रियल और रियल इमेज की पहचान क्या है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा उसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक किरणों के कटने के कारण बनता है। रियल इमेज दैट इज टू बी दैट इमेज व्हिच इज always inverted with respect to the object, and real image formed due to cutting rays in real, and real image can be find at the screen, पर्दे पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक पर रखेंगे तो बहुत बड़ा क्या। चलिए अब देखते हैं, ऐसा भी होता है हजामती दर्पण, कोई सैलून वाले रखते भी हैं, उसमें आप जाएंगे, जैसे कि सर है मुंबई में तो सैलून होता है कनकेव, जिसमें तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखाता है, दाढ़ी का एक बाल भी नहीं छूटने पाए सेविंग में। कनकेव मिरर, व्हाई वी यूज कनकेव मिरर इन द फॉर्म ऑफ सैलून मिरर। सैलून मिरर के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, उसके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मान लिए कि ये बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण है। इट इज ए मिरर ऑफ हाई अपर्चर। अपर्चर मींस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ ए मिरर। किसी दर्पण के दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है उसे द्वारक अपर्चर कहा जाता है। अब जो ये है P, ये F और ये C, तो इसमें आप क्या दिखा सकते हैं कि C की दिशा में इन द डायरेक्शन ऑफ C, अगर इस C की दिशा में किरण जा रही हो तो क्या होगा, C की दिशा में किरण जा रही हो तो क्या होगा, वो C की दिशा में ही लौटेगी और इस लौटने वाली इस रिफ्लेक्टेड रे को जो देखेगा उसको लगेगा कि ये रे तो इधर से आ रही है और एक रे जितना एंगल बना के जा रही है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो इन रेज का डिस्टेंस देखिए बढ़ता जा रहा है, तो इनके कटने का चांस नहीं है। तो यहां से कोई इस रिफ्लेक्टिंग रे को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये तो यहां से है, तो फिर उसे यहां इमेज दिखाई देगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट जैसा है, इमेज इज इरेक्ट देन इमेज ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रतिबिंब इमेज जो है इरेक्ट है, सीधा है, किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। एक इसका पहचान है काल्पनिक प्रतिबिंब का। जब भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधा बने तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये 3D ना होता, हम लोग 2D पे देख रहे हैं क्या। तो यहाँ एक जो है समानांतर रे गया पैरेलल, तो वो कहां से आया, फोकस से, और एक जितना एंगल बना के गया उतना ही एंगल पे, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनका इमेज यहां बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो मिरर है, ठीक है, इसका ये फोकस है, इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका यहां पर सीधा और बड़ा इमेज बनेगा। तो बड़ा द्वारक, बड़ा फोकस दूरी वाला, जैसे 5 मीटर फोकल लेंथ है किसी अवतल दर्पण का, तो यहाँ मिरर लगा दिए तो 5 मीटर के अंदर में कोई भी बैठेगा तो उसका बहुत बड़ा बड़ा एक दाढ़ी का एक छोटा सा बाल, ये बाल जो है वो लगेगा कि हिमालय पहाड़ है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखते हैं कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर, if वस्तु अनंत पर, if the object is situated at infinity, then what will be the position of its image? तो देखते हैं, दो प्रकार की इंफिनिटी हो सकती है, दो प्रकार की क्या हो सकती है, नहीं अभी ये बनाते हैं,
हम यही बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, इन्फिनिटी दो प्रकार का है। अब कहेंगे इन्फिनिटी कौन दो प्रकार? यहाँ एक छोटा सा मिरर है और सामने एक बल्ब जल रहा है, तो इसके लिए वो भी इन्फिनिटी है, ये बल्ब भी इन्फिनिटी है, और सूर्य अनंत पर है, वो भी इसके लिए इन्फिनिटी है। तो एक इन्फिनिटी थोड़ा करीब है और एक इन्फिनिटी बहुत दूर है। तो जैसे इन्फिनिटी बहुत दूर है, जैसे सूर्य की बात हो रही है, तो उसे पैरेलल किरणें आएंगी, पैरेलल किरणें, तो वो सीधे कहां कटेंगी? फोकस पर। तो फोकस पर एक पॉइंट इमेज बनेगा। लेकिन अगर यहां एक बल्ब जल रहा हो तो यहां से आने वाली किरणें ऐसे आ सकती हैं, तो ये इधर आ सकती हैं। हम फोकस पे ही बनाएंगे इमेज, देखिए, और ये जितना एंगल बना के गया उतने ही इमेज पे, तो ये यहाँ पे फोकस पे थोड़ा बड़ा बनेगा। आप कहेंगे कि आप कैसे समझ पाए कि ये सूर्य से आने वाली किरणें जो है वो पैरेलल है? तो हाँ, ये विजुअल एंगल है। क्या है विजुअल एंगल का मतलब? ये आपका नेत्र है। तो होता क्या है, एक ही साइज का ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर होने के कारण आपके आई लेंस पर पड़ने वाला जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, आप क्या कहते हैं कि जो वस्तु बड़ी है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, जो छोटी है वो छोटी दिखाई देती है। ऐसा तो है नहीं। आपके नेत्र लेंस पर, आई लेंस पर कितना एंगल बना, इस पर डिपेंड करता है। जैसे एक ताड़ का वृक्ष है, सामने उसके नजदीक रहेंगे तो वो बड़ा दिखेगा, 5 किलोमीटर दूरी पर आपसे छोटा दिखेगा। तो लुकिंग लॉन्गर और शॉर्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली द एंगल मेड एट योर आई लेंस कॉल्ड विजुअल एंगल। और हम लोग जो पढ़ते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, ये सब क्या करते हैं, हम लोगों के नेत्र पर एंगल बढ़ाते हैं, वस्तु का साइज तो नहीं बढ़ाते, तो हमें बड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, एक ही साइज का ये तीनों ऑब्जेक्ट है और तीनों को अलग अलग देखने पर वो अलग अलग साइज का आपके आई जो रेटिना है उस पर एंगल बनाएगा, और एक ही ऑब्जेक्ट जो है आपको अलग अलग साइज का दिखाई देगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसके द्वारा जो है आपके आई पर बनने वाला कोण छोटा होता जा रहा है, और ये होते होते पैरेलल हो जाता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि इंफिनिटी से कोई अगर रे आ रहा है तो वो हमेशा पैरेलल ही होगा। अब हम लोग पढ़ सकते हैं कि अवतल दर्पण का क्या यूज है। क्या यूज है, क्या देखे आप ये देखे कि फोकस में क्या देखे कि यह पैरेलल आने वाली किरण को एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज कर देता है। मतलब इसका यूज सोलर सेल में किया जा सकता है ताकि यह चारों ओर के प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज करे और अधिक एनर्जी वहां से मिले, और वो सोलर सेल जो है एनर्जी, उसको फोटो एनर्जी मिले, प्रकाश ऊर्जा उसको मिले। और एक दूसरा चिकित्सा में, जैसे किसी का दांत खराब है, गला खराब है, तो इसका काम क्या है देखते हैं। इसका काम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो क्या होगा, उससे जो किरणें चलेंगी वो पैरेलल चलेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च का फोकस बनाने के लिए, उसको टॉर्च बनाने के लिए उसका मुंह क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। इसका मतलब हम लोग जो बल्ब है टॉर्च का, उसको जो कॉन्केव ग्लास लगा हुआ है उसके फोकस पर ला रहे हैं। जैसे ही फोकस पर आएगा वो सीधे एक पैरेलल फोकस बीम बनाएगा, एक लाइट बीम बनाएगा। तो एक इंटेंसिव लाइट आपके गले में या दांत में जाएगा, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। और क्या कर सकते हैं यूज हम लोग इसका, तो मोटर का हेडलाइट। मोटर का हेडलाइट क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है। ये क्या करता है, इसके फोकस पर बल्ब होता है,
और फोकस से जो रेज जाती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, जिससे वो सड़क पर देख पाता है। इस तरह से बहुत सारे यूज भी हैं इस कॉन्केव मिरर के। वीडियो को टाइम देख लीजिएगा, तो रुक दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग एक तुरंत दूसरा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जाने में और इंस्टॉलिंग में दिक्कत हो रही है, काफी नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा वीडियो के लिए बंद कर दीजिए। तो हम लोग जो है अगले क्लास में तुरंत जो वीडियो चला जा रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन है और साइन कन्वेंशन स्कीम है, चिन्ह परिपाटी योजना है, मिरर फार्मूला है, F=R/2 है, और उसके बाद तीसरे क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।